एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एलबीएस गनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका दिन शुभ रहे। क्रियात्मक अनुसंधान बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी बीए बीएड सेकेंड ईयर पे एक पेपर है एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्रियात्मक अनुसंधान के आधार और रूपागम एवं विधिया के बारे में अध्ययन हम चल रहा है। आज हम बात करेंगे प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि। प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि, उसमें हम बात करेंगे प्रस्तावना के बाद बात करेंगे उसकी विशेषताएं, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, लाभ एडवांटेज, दोष व सीमाएं, उसके बाद बात करेंगे हम अगली विधि व्यक्ति अध्ययन विधि। व्यक्ति अध्ययन विधि, इसकी प्रस्तावना यानी कि परिचय। उसके बाद केस स्टडी यानी कि एकल अध्ययन, एकल अध्ययन की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, व्यक्तिगत अध्ययन की प्रक्रिया, सीमाएं, एकल अध्ययन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी। तो विद्यार्थी, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अब अपने सेल्फ नोट्स भी बनाते रहिए। प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि यानी कि ये वो विधि जिसमें जो बताया जा रहा है, जो सिद्धांत बताया गया, उसका प्रयोग किस तरीके से करें और उसका एडवांटेज हो सके। इस तरीके से कोई विचार भी हो सकता है, कोई सिद्धांत भी हो सकता है, कोई एक तरीके से एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई प्लान भी हो सकता है। तो उस प्लान को एक प्रयोग में लाने की जो विधि होती है उसको हम प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक प्रमुख विधि है। इसमें कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है, यानी कि कार्य कारण, रीजन एंड उसका जो रिलेशन है वो संबंध स्थापित किया जाता है। इस अनुसंधान विधि में चरों का प्रहसन किया जाता है। किसी अनुसंधान की समस्या का प्रयोग एवं वैज्ञानिक विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जो अनुसंधान प्रयोगात्मक विधि की सहायता से पूर्ण किए जाते हैं वह प्रयोगात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। अब प्रयोगात्मक विधि द्वारा शुद्ध वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त होते हैं। समाज विज्ञान के क्षेत्र में प्राय प्रयोगात्मक अनुसंधान का प्रयोग होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान परिकल्पना की परीक्षण की एक विधि है, यानी कि परिकल्पना जो होती है उस परिकल्पना की परीक्षण की एक विधि है। दूसरे शब्द में हम बात करें तो प्रयोगात्मक अनुसंधान वह है जिसमें चरों को योजना अनुसार घटा बढ़ाकर निरीक्षण किया जाता है। यानी कि जो चर्स हैं उस चर को आगे पीछे घटा बढ़ा के उसका एक विस्तृत निरीक्षण किया जाता है।
तो इस परिभाषा के अनुसार प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों को योजना अनुसार घटा बढ़ाकर नियंत्रित दिशाओं में निरीक्षण करके परिकल्पनाओं को सत्य या असत्य सिद्ध करते हैं। अब विशेषताओं की बात करें तो स्वतंत्र चर का प्रहसन यानी कि हैंडलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल। प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर को घटा बढ़ाकर उनके मूल्यों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे नंबर की हम बात करें तो चरों का जो मापन है, विशेषता पर चल रहे हम, प्रस्तावना हो गया परिचय विशेषता पर। दूसरी विशेषता यह कि चरों का मापन, चाहे तो हम इसको लिख भी सकते हैं विशेषताओं में। स्वतंत्र चर का प्रहसन, दूसरा है चरों का मापन। अब चरों के मापन में प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तथा वैज्ञानिक विधि से इन चरों का मापन होता है। थर्ड हम बात करते हैं तो परिकल्पना परीक्षण, यानी कि दूसरा हो गया चरों का मापन और थर्ड है परिकल्पना का परीक्षण। प्रयोगात्मक अनुसंधान में परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए आंकड़ों का संग्रह स्वतंत्र चर को घटा बढ़ा करके नियंत्रित दिशाओं में निरीक्षण करके किया जाता है। नंबर 4 है निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी। प्रयोगात्मक अनुसंधान में निश्चितता का गुण होता है। इस विधि द्वारा अध्ययन करते समय कार्य की योजना पूर्व निश्चित होती है, जैसे समस्या चयन, परिकल्पना, प्रयोग आदि। नंबर 5 प्रामाणिकता, यानी कि उसका एक मापन जो होता है वो सिद्ध कर देता, प्रामाणिकता होती है, यानी उसकी वैल्यूबल जो चीजें होती है वो प्रामाणिकता। प्रयोगात्मक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। साइंटिफिक फैक्ट्स और साइंटिफिक जो तथ्य हैं, तथ्यों पर आधारित उनका एक मूल्यांकन होता है, उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है तथा इससे अनेक प्राप्त परिणामों में सत्यापन या प्रामाणिकता का गुण होता है। मैंने बताया था कि प्रामाणिकता का गुण जो होता है वो एक तरीके से जो शोध हुआ है, जो अध्ययन हुआ, उसमें प्योरिटी कितनी, शुद्धता कितनी है, वो उसमें सत्यापन होना बहुत जरूरी है। जांच होती निश्चित रूप से, और जांच के आधार पर जो तथ्य पाए गए हैं, जो तथ्य हमें आंकड़े डेटा कलेक्शन के माध्यम से प्राप्त किए हैं, वो सही है या गलत है, उन तथ्यों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर जो विशेषता, वो है वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। प्रयोगात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करता है, अतः उससे प्राप्त परिणामों में वस्तुनिष्ठता का गुण होता है। यानी कि जो शोधकर्ता अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करता है तो उसमें वस्तुनिष्ठता, जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, जो उद्देश्य होते हैं, वो निखर के सामने आ जाते हैं। 7 है सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सलिटी। प्रयोगात्मक अनुसंधान में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। इस अनुसंधान के द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर जो नियम और सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, उनके परिणाम समान ही प्राप्त होते हैं। यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। इस अनुसंधान के द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर जो नियम और सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, उनके परिणाम समान ही प्राप्त होते हैं। 8वां है विश्वसनीय एवं वैध परिणाम, यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान द्वारा जो भी अध्ययन के परिणाम और निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, वह विश्वसनीय और वैध होते हैं। 9वां है पूर्वानुमान की क्षमता, यानी कि फोरकास्टिंग एबिलिटी। एक तरीके से पूर्वाभास लगाते हैं किस चीज को, घटनाक्रम के होने से पहले का जो पूर्वाभास होता है, आभास होता है कि ये चीज ऐसे हुई होगी, उसका क्षमता जो होती है वो प्रयोगात्मक अनुसंधान में विकसित एक प्रमुख विशेषता होती है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में भविष्यवाणी की योग्यता होती है। इसके द्वारा अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर पूर्वानुमान किया जा सकता है। यानी कि जो अध्ययन किया है, जो मटेरियल हमें मिला, तो उसके आधार पर हम ये भविष्य में अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज ऐसे हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों को लेकर, तो जो उसके ऑब्जेक्टिव है उस पर हम चर्चा करते हैं। अब प्रयोगात्मक अनुसंधान में व्यवहारिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक एवं सैन्य विज्ञान में व्यवहारिक समस्या के समाधान के लिए इस अनुसंधान का प्रयोग होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान के द्वारा जो परिणाम और निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, उन परिणामों और निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। यानी कि जो नियम बनाए गए हैं, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का एक तरीके से इम्प्लीमेशन लाना, यानी कि क्रियान्वयन होना, वही एक सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य रहता है।
इसके एडवांटेज है लाभ, समय की बचत, सेव टाइम। प्रयोगात्मक अनुसंधान में प्रयोगकर्ता को प्रयोगशाला में ही समस्या का अध्ययन करना होता है, अतः समय की बचत होती है। नंबर 2, परिकल्पना परीक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि यानी कि बेस्ट मेथड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि इस अनुसंधान में परिकल्पना के परीक्षण के लिए आंकड़ों का संग्रह स्वतंत्र चर को प्रहसन करके नियंत्रित दशाओं में निरीक्षण करके किया जाता है, अतः यह परिकल्पना परीक्षण की श्रेष्ठ विधि है। थर्ड हम बात करते हैं कार्य कारण संबंध का अध्ययन, स्टडी ऑफ वर्क कैजुअल रिलेशनशिप। प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चरों और परतंत्र चरों के कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4 है प्रामाणिकता का गुण, क्वालिटी ऑफ ऑथोसिटी। प्रयोगात्मक अनुसंधान में समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है, अतः इससे प्राप्त परिणामों में प्रामाणिकता का गुण होता है तथा परिणामों की जांच कितने भी करने पर समान परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी कि प्रामाणिकता का गुण अगर है प्रयोगात्मक अनुसंधान में तो उस चीज की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। फिर है ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। प्रयोगात्मक अनुसंधान में अध्ययन के समय प्रयोगकर्ता के पक्षपात, अभिवृत्तियां और मतों का अध्ययन पर प्रभाव नहीं गिरता, अतः इससे प्राप्त परिणामों में वस्तुनिष्ठता होती है। जो एटीट्यूड होता है वस्तुनिष्ठता को लेकर, तो एटीट्यूड और जो एक तरीके से सोचने समझने का तरीका है उसमें प्रभाव जो है तो वो एक तरीके से बढ़ता है और गिरता है, तो उस तरीके का जो चीजें होती है वो वस्तुनिष्ठता में उभर कर सामने आती है। छठा है यूनिवर्सलिटी यानी कि सार्वभौमिकता। प्रयोगात्मक अनुसंधान से प्राप्त परिणामों में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, अतः इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर जो नियम व सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं उनके परिणाम किसी भी देश या काल में समान होते हैं। यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान से प्राप्त जो परिणाम है उसमें सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, अतः इससे प्राप्त परिणामों के आधार पर जो नियम व सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं उनके परिणाम किसी भी देश या काल के समान होते हैं। 7 है विश्वसनीय एवं वैध परिणाम यानी कि रियलिटी एंड वैलिड रिजल्ट्स। प्रयोगात्मक अनुसंधान में अध्ययन से प्राप्त परिणामों और निष्कर्षों में विश्वसनीय एवं वैधता का गुण होता है। अगला है दोष एवं सीमाएं, डिमेरिट्स। दोष एवं सीमाएं। प्रयोगात्मक अनुसंधान में जब स्वतंत्र चरों की संख्या एक से अधिक होने पर चरों के प्रभाव का अध्ययन करना कठिन होता है, तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में प्रयोगशाला में होते हैं, अतः मनोविज्ञान व समाजशास्त्र में उत्पन्न समस्याएं इतनी जटिल होती है कि इन समस्याओं से संबंधित परिस्थितियों की प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्रयोगात्मक अनुसंधान में समस्या का अध्ययन प्रयोगशाला में कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न करके अध्ययन किया जाता है, अतः थोड़ी सी भूल होने पर परिणाम शुद्ध प्राप्त नहीं होते। अगला है व्यक्ति अध्ययन विधि यानी कि केस स्टडी मेथड। इसकी हम बात करते हैं तो केस स्टडी जो होता है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर होता है, उसके सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही होगी, उसकी प्रस्तावना के बारे में हम बात करते हैं कि उसका परिचय किस तरीके से है। एकल का ऐतिहासिक विवरण यानी कि एक ही व्यक्ति का ऐतिहासिक विवरण एक विशिष्ट विचार को जन्म देती है, और यह केवल एक व्यक्ति विशेष तक ही सीमित नहीं है, अपितु अध्ययनकर्ता उन महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित करता है जो उसे समाधान से संबंधित होते हैं। यानी कि जो उसे समाधान से संबंधित होते हैं, यदि हमारा अध्ययन विशेष संदर्भ में किया जाता है तो हमारी जानकारी किसी आदर्श का प्रतिरूप होता है और उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। इकाई अध्ययन उसकी क्रमवार कालानुक्रमिक अध्ययन नहीं है, बल्कि यह निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार सूचनाएं प्राप्त करता है। इसे गहन अध्ययन के लिए भी प्रयुक्त करते हैं। एकल अध्ययन किन्हीं विशिष्ट स्थितियों में उपयोग होता है। इसमें वस्तुनिष्ठ विधि अथवा व्यक्तिगत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। वास्तव में इकाई अध्ययन का अर्थ है गहराई तक अध्ययन करना। इकाई अध्ययन किसी तथ्य का विस्तृत अध्ययन है, परंतु यह वस्तुनिष्ठ सूचनाओं के स्थान पर सैद्धांतिक सूचनाएं देती है। यह उस संदर्भ में विस्तृत ज्ञान तो देता है, परंतु उस ज्ञान से हटकर सामान्यीकरण नहीं करता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं व आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण पूर्व कथन केवल ज्ञान के आधार पर ही नहीं कर सकते।
एकल का अर्थ, केस का अर्थ होता है किसी व्यक्ति विशेष से ही नहीं, बल्कि एकल का अर्थ एक संस्था, राष्ट्र, धर्म, एक व्यक्ति या समूह भी हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति एकल को संकेत करती है। एकल का अर्थ किसी भी इकाई से होता है, यानी कि एकल एक निकट अध्ययन, क्लोज स्टडी ऑफ अ केस। एकल अध्ययन, एकल गहन अध्ययन, डीप स्टडी। संचयी अध्ययन, कम्युलेटिव स्टडी, तथा उपचारात्मक अध्ययन, क्लिनिकल स्टडी, विकासात्मक अध्ययन। अब एकल अध्ययन केस स्टडी अधिकतर पुलिस में घटना की पूछताछ में जांच के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में होता है जो अपराधी को दंड दिलाए, परंतु निर्देशन में एकल अध्ययन पूर्णतया इससे भिन्न है। एकल अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उन स्थितियों की उन्नति से है पूर्व सूचनाओं के आधार पर निदान में सहायता मिलती है और उपचार करते हैं। आगे हम बात करते हैं एकल अध्ययन की परिभाषाओं की। तो एकल अध्ययन का या ऐतिहासिक विधि कोई नई बात नहीं है, वरन एक सामाजिक रीतियों की परंपराओं का अध्ययन का वर्णन एवं सामान्यकरण है। उदाहरण के लिए कहानी, उपन्यास, रूपक या कहावत आदि। अब एकल अध्ययन कुछ व्यक्तियों की तुलनात्मक अध्ययन व गहन अध्ययन पर आधारित है। कभी कभी यह कुछ व्यक्तिगत अध्ययन तक सीमित होता है। पीवी यंग के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा समूह का अध्ययन ही जीवन का ऐतिहासिक अध्ययन कहलाता है। इस प्रकार एकल अध्ययन प्रकृति से अधिक प्रभाव डालने वाली होती है। इसका अध्ययन क्षेत्र तुलनात्मक रूप से सीमित है, परंतु इसमें गहनता अधिक होती है। यहाँ पर अध्ययन की इकाई असीमित होती है। गुड्स व स्केट्स के अनुसार एकल अध्ययन की एक तुलनात्मक रूप से परिभाषा की है। स्थिति अवलोकन एकल अध्ययन प्रक्रिया की आवश्यक विधि उस प्रकरण की भावनाओं से संबंध रखती है जिसमें व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन या समुदाय या किसी समूह आदि को माना गया हो। इकाई का संबंध उन प्रदत्तों से है जो जीवन काल के ऐतिहासिक पक्ष के उस इकाई से संबंधित है जो पूर्ण जीवन दर्शन प्रदर्शित हो, चाहे वो व्यक्तिगत इकाई हो अथवा पारिवारिक या सामाजिक समूह। व्यवहार से संबंधित मिश्रित परिस्थितियां अथवा सामूहिक तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। उस तथ्यों का संकलन जो कि संबंधित बातों से जुड़ा हो, यह जानने के लिए उन वर्तमान स्थितियों व तथ्यों को प्रकट करते हैं। उपरोक्त स्थिति अवलोकन की परिभाषा वास्तविक अर्थों में उपयोगी है। चुने हुए कार्यों के शीर्षक को जानने के लिए जो कि एक संप्रेषण का कार्य करती है। अब कुछ विद्वानों ने एकल अध्ययन, एकल कार्य, एकल विधि तीनों में अंतर का उल्लेख किया है, यानी कि एकल अध्ययन, एकल कार्य और एकल विधि तीनों में उन्होंने अंतर का उल्लेख किया है। परंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि एकल अध्ययन का अर्थ किसी विशिष्ट इकाई के प्रभावशाली अध्ययन से है। इकाई कार्य विशिष्ट रूप से उन विकासात्मक, समायोजनात्मक, उपचारात्मक या सुधारात्मक क्रियाओं को इंगित करता है जो संभावित रूप से असमायोजित होने के कारणों तथा अनुकूल विकास की दिशा में किए गए अध्ययन से संबंधित होता है। यानी कि विकासात्मक है, समायोजनात्मक है, उपचारात्मक है, सुधारात्मक है। तो उन कार्यों को करने के लिए उद्देश्य से एकल अध्ययन करना होता है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक और मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो शोध किए जाते हैं उनके लिए मुख्यतः दो प्रकार के उपागमों का प्रयोग किया जाता है। पहला है मात्रात्मक उपागम और दूसरा है गुणात्मक उपागम। वह विधि जिसके द्वारा व्यक्ति, परिवार, आदत, जाति, घटना और संस्था आदि का गहन अध्ययन गुणात्मक आधार पर किया जाता है तो उसे व्यक्तिक अध्ययन विधि कहते हैं। यह एक प्राचीन अध्ययन पद्धति है जिसके प्रवर्तक फ्रेडरिक प्ले हैं। वह विधि जिसके द्वारा किसी सामाजिक इकाई के संपूर्ण स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। गुड व्यक्तिगत अध्ययन विधि एक प्रकार की गुणात्मक व्याख्या है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या तथ्यों के आधार पर एक संस्था का अत्यधिक सावधानी से अध्ययन किया जाता है। रिसर्च उपरोक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि में व्यक्ति, परिवार, संस्था, जाति, वर्ग, घटना आदि का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इस विधि से अध्ययन करते समय व्यक्ति एक ही सामाजिक इकाई का अध्ययन करता है। अब आगे हम बात करते हैं उसकी विशिष्टताओं को लेकर। तो उसकी विशिष्टताएं जो है व्यक्तिगत अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं। तो व्यक्तिगत अध्ययन, पर्सनल स्टडी, इस विधि की मुख्य विशेषता यह है कि उसमें व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, अर्थात किसी एक इकाई का एक ही समय में अध्ययन किया जाता है।
वह इकाई व्यक्ति, परिवार, जाति, घटना आदि कुछ भी हो सकती है। नंबर 2, गहन अध्ययन, इंटेंसिव स्टडी। इस विधि में किसी संस्था का या परिवार का अध्ययन होता है, लेकिन वह अध्ययन भी गहन होता है। नंबर 3, संपूर्ण अध्ययन, कंप्लीट स्टडी। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में जिस भी इकाई का अध्ययन होता है उसके संपूर्ण पहलुओं का सूक्ष्म रूप में अध्ययन होता है। नंबर 4, तथ्यों का संकलन, कंप्लीलेशन ऑफ फैक्ट्स। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में शोधकर्ता पर इकाई से संबंधित संपूर्ण तथ्यों तथा आंकड़ों का संकलन बड़े ही व्यवस्थित ढंग से करता है। नंबर 5, गुणात्मक अध्ययन, क्वालिटेटिव स्टडी। व्यक्तिगत अध्ययन विधि से प्राप्त तथ्य व आंकड़े संख्यात्मक में न होकर शब्दों के रूप में होते हैं। इस विधि में प्राप्त तथ्यों व आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता। नंबर 6, व्यक्तिगत अध्ययन विधि में शोधकर्ता इकाइयों का अध्ययन अतीत और वर्तमान में समन्वय स्थापित करके करता है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत अध्ययन की प्रक्रिया। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ केस स्टडी। तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि में शोधकर्ता इकाइयों का सूक्ष्म, गहन और गुणात्मक तथ्यों के आधार पर अध्ययन करने के पश्चात विवेचना करता है। व्यक्तिगत अध्ययन विधि की प्रक्रिया में निम्न बिंदु होते हैं। पहला है समस्या चयन व उद्देश्य, प्रॉब्लम सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। व्यक्तिगत अध्ययन विधि की सहायता से अध्ययन करते समय सर्वप्रथम शोधकर्ता को अपनी रुचि के अनुसार समस्या का चयन करना पड़ता है और फिर उद्देश्य का निर्धारण। साथ ही शोधकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस भी समस्या का चयन करे उसका अध्ययन सूक्ष्मता व गहनता से किया जा सके। अब समस्या चयन के बाद शोधकर्ता साहित्य सर्वेक्षण के आधार पर समस्या का गहन अध्ययन करता है। नंबर 2, समस्या के उपभागों में विभाजित करना, स्प्लिटिंग द प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट्स। यानी कि शोधकर्ता के द्वारा समस्या का चयन व उद्देश्यों का निर्धारण हो जाने के बाद समस्या को उपभागों में विभाजित करना आवश्यक होता है। थर्ड है अध्ययन इकाइयों का चयन, सिलेक्शन ऑफ स्टडी यूनिट्स। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में जब एक व्यक्ति या एक इकाई पर अध्ययन किया जाता है तो इकाई का चयन नहीं किया जाता, लेकिन जब शोधकर्ता के द्वारा किसी समूह, समुदाय या संस्कृति का अध्ययन किया जाता है तो इकाइयों का चयन करना आवश्यक होता है। नंबर 4, क्षेत्र निर्धारण यानी कि फील्ड डिटर्मिनेशन। अध्ययन समस्या के चयन से पहले शोधकर्ता को समस्या से संबंधित क्षेत्र का निर्धारण कर लेना चाहिए। यदि अध्ययन क्षेत्र विस्तृत हो तब न्यायाधीश का चयन करना होता है तथा शोधकर्ता के अध्ययन में साक्षात्कार का निरीक्षण के द्वारा समस्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नंबर 5 जो है वो उपकरण का निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विपमेंट। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में तथ्यों के संकलन में निम्न उपकरणों, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है तथा शोधकर्ता को एक यह देख लेना चाहिए कि इन उपकरणों में से किन उपकरणों की सहायता से समस्या का गहन अध्ययन हो पाएगा। नंबर 6 है तथ्य संग्रह, फैक्ट कलेक्शन। इस विधि में तथ्यों का संग्रह शोधकर्ता को अध्ययन की सूक्ष्मता और गहनता के आधार पर करना चाहिए तथा शोधकर्ता ने तथ्यों के संकलन के लिए जिन उपकरणों व यंत्रों का प्रयोग किया है उसकी जांच आवश्यक कर लेनी चाहिए। नंबर 7 तथ्यों का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स। इस विधि में तथ्य गुणात्मक प्रकार के होते हैं। इसमें शोधकर्ता संकलित तथ्यों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करता है। नंबर 8 परिणाम व प्रतिवेदन, रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट्स। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में आंकड़ों का विश्लेषण और विवेचन करने के बाद शोधकर्ता अंतिम में समस्या से संबंधित परिणाम और रिपोर्ट तैयार करता है। अब एकल अध्ययन की कौन कौन सी सीमाओं के बारे में हम बात करते हैं। वस्तुनिष्ठता से अध्ययन करना चाहिए। नंबर 2 अवधारणाओं का सूत्रपात करना कठिन हो जाता है। नंबर 3 प्रदत्तों और सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त नहीं की जाती। नंबर 4 सांख्यिकीय निष्कर्ष सही नहीं निकाले जा सकते। नंबर 5 अभिभावक व संबंधी गण एकल या व्यक्ति से संबंधित कमजोरियों को बताना पसंद नहीं करते। नंबर 6 इसमें समय तथा धन का अपव्यय अधिक होता है। नंबर 7 ये किसी भी क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को कोई भी नया योगदान नहीं देती। यानी कि एकल अध्ययन जो अध्ययन एकल केस स्टडी है मेथड, उसमें व्यक्ति का या किसी संस्था का या किसी परिवार का उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। उस अध्ययन के आधार पर हम उसके जीवन की सामाजिक, आर्थिक और बहुत सारी जो बैरियर्स हैं, शिक्षा है, एजुकेशन है, सोशल स्टडीज है, उसके बारे में एक नया प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों हम क्रियात्मक अनुसंधान में आज इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका क्रियात्मक अनुसंधान के आधार, प्रकार, उपागम और विद्या जो कंप्लीट होती है।
आगे क्लास में हम और पढ़ेंगे। आपने एलबीएस गंगोरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।